हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एक गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका मौसा, जिस दो संख्याओं का मौसा अगर एक आता है तो वो अभाज्य कहलाती हैं। तो जिसमें हो जाएगा ये 7 21 में से इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 31 हो जाएगा, लेकिन ये जो है 18 और 25, इसमें सिर्फ इसका मौसा एक आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 और 25। दूसरा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो 144 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 144 का जब हम निकालेंगे तो 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 36, फिर 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 18, फिर 2 से ये 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 और ये 3। तो ये घात में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते 4 और ये हो जाएगा 3 के घाते 2। तो इस तरह से इसका घात हो जाएगा 4 और ये 2, दोनों का योग करेंगे तो ये 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो इसी तरह के प्रश्न इसमें आएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसी बेस पे आते रहेंगे प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न इसमें हो जाएगा कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म तथा ये दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, उसके लिए फार्मूला होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इसमें a1, तो a1 जो होगा ये x का गुणांक हो जाएगा, और जो b1 हो जाएगा वो ये y का गुणांक। इसी तरह इसमें a2 और b2 मिल जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं a1 का मान यहाँ x का गुणांक केवल 1 है तो 1, और a2 हो जाएगा 3, फिर बराबर b1 जो है -2 है, और बटे में हो जाएगा इसका ये m हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा m और बराबर -6। तो अगर -6 आ गया तब तो ये बराबर हो गया। तो हमको क्या आना चाहिए कि m जो है जो 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको तो हम हल किए तो m जो है 6 के बराबर आ गया, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अगले प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा कि 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2 का हल होगा। तो इसका हल निकालने के लिए तुरंत हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ इस दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होगा, तो यहाँ पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ करेंगे तो 2x और ये हो जाएगा 2 में गुणा करिए तो 4y और ये 4। तो यहाँ इसको रख करके घटा लेंगे, 2x - 4y और बराबर 4। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये कट गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये 3y में से प्लस 4y है तो 7y बराबर 18 में से 4 घटाएंगे तो 14। तो इस तरह से y बराबर 14/7, यानी y का मान 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी अगर हम रख देते हैं, जैसे x - 2y, चाहे इसमें 2x + 3y बराबर 18, यहाँ हम अगर y का मान 2 अगर रखते हैं तो 2x + 3 और y का मान 2 रख दिए बराबर 18। तो ये हो जाएगा 2x + 6 बराबर 18, और फिर उसके बाद 2x और 6 इधर भेज देंगे तो 18 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो x, फिर 2 से इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 6, यानी x का मान 6 और y का मान 2। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 6, y बराबर 2। फिर अगला प्रश्न है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky बराबर 1 तथा kx + y बराबर k² के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए तो आप जानते हैं कि जब भी अगर अनेक हल के लिए होता है तो उसके लिए होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तब अनेक हल होते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि x का मान a1 जो है 1 है, और b1 k है, c1 1 है। तो इस तरह सबको जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 का मान 1 और बटे में a2 का मान k है बराबर b1, जो b1 है ये k है, और जो ये b2 है वो y का कोफिशिएंट वो 1 है। तो इन दोनों से हम निकालेंगे, तो k का गुणा k में करेंगे तो k², 1 का करेंगे तो 1 यानी 1। तो k² बराबर 1 आ गया, और k बराबर निकालेंगे जब तो ये हो जाएगा ±1। तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि यदि x वो 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान निकालिए। तो इसको तुरंत हम हल कर लेंगे कि इसको जब हम गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा,
और बराबर इस एक्स स्क्वायर माइनस टू का गुणा अगर इसमें करेंगे एक में तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। और फिर जब हम इसको एक तरफ करेंगे तो ये माइनस टू इधर है, इसको पक्षांतर करेंगे इधर आगे प्लस, यानी इधर 9 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये करने में, यानी एक्स का मान हो जाएगा करने में 9 यानी प्लस माइनस 3। इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस 3। फिर अगला प्रश्न है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 हो तो ए का निर्देशांक होगा। तो अगर कोई सर्किल है इस तरह से और कह रहा है कि ये इसका व्यास हो गया ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक वृत्त का केंद्र जो है -2 और 2-3 है और बी का निर्देशांक 1-4 है, ये 1 और 4 है तो ए का निर्देशांक होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि किसी भी अगर लाइन के ये दो अगर बिंदु हैं तो दोनों का बीच का जब निकालना होता है तो वो होता है कि एक्स वाई बराबर ये हो जाता है कि a1 प्लस a2/2 और यानी x1 प्लस x2 और फिर यहाँ y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे इसमें तो इसका जो मान लेंगे कि xy है तो जब ये -2 नहीं +2 और -3 जो होगा ये बराबर हो जाएगा ये x + 1/2 और दूसरा हो जाएगा कि y + 4/2, यानी इसके बराबर 2 हो जाएगा और इसके बराबर -3। तो इस तरह से जब निकालेंगे तो x + 1/2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर 4। तो इस तरह से मिल जाएगा x बराबर 1 इधर जाके घटेगा तो 4 में से 3 घट हो जाएगा, 4 - 1 यानी x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3। और जब इसका निकालेंगे कि y + 4/2 बराबर -3, ये -3 हो रहा है तो इसको जब हल करेंगे तो ये y + 4 बराबर 2 3 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर जाके गुणा कर जाएगा 6 और y बराबर 6 में से ये 4 इधर पक्षांतर करेंगे 6 - 4 हो जाएगा तो y बराबर ये 2, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2 और प्लस, अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस यानी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर 10, तो इसका ये उत्तर पहला हो जाएगा। ये x का हो गया, ये y का। फिर अगला है कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। तो इसके लिए मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है कि विविधकर b² - 4ac जो होता है ये 0 के बराबर होता है। तो b का मान -12 और a का मान 3 और यहाँ c का मान k। तो रखेंगे इसको, ये -12 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 हो जाएगा और गुणे c का मान k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 144, माइनस है फिर भी ये प्लस में आएगा 144 माइनस ये 4 थी 12 के हो गया बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 144 और ये इस साइड आएगा तो ये 12 के हो जाएगा, ये 12 के। और के का मान जब निकालेंगे तो ये गुणा में 12 इधर भाग करेगा तो 12 से 12 कट जाएगा यानी के बराबर 12। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, के का मान आ जाएगा 12। इसके बाद है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो कहलाएंगी। तो ये जो दोनों आकृतियां आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक न हो तो इनको समरूप कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा समरूप। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और 5 का कर देंगे 25। तो इस तरह से इसका उत्तर 1 हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं तो वह त्रिभुज है। तो अगर कोई भी त्रिभुज है 3, 4, 5 है और ये कोण में बताना है तो ये होता है 3, 4 और ये इसका कर्ण 5 होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कई बार निकाल चुके होंगे तो इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अगर यही अगर भुजा में कहता भुजा में तब तो ये हो जाता विषमबाहु, ये विषमबाहु हो जाता, लेकिन ये सब कोण पूछ रहा है तो इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद 12वां है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 दिया है कि दो त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:9। इसके बाद 13वां है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो इसमें हम लोग तुरंत ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेंगे इसमें।
तो इसका होता है लंब बटा में आधार, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और जब इनका निकालेंगे कौन तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 289 हो जाएगा यानी 17। अब इसमें साइन निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 8 और बटे में कर्ण 17, और इसके बाद कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो इसलिए 17 बटे में 8 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि यदि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें कि 2 और cos थीटा, ये cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ हम cos 3 थीटा बराबर ये होता है cos, इसका जो वैल्यू हो जाए तो ये होता है cos 60 में, यानी 3 थीटा बराबर इधर आ जाएगा, ये 1/2 था तो हो जाएगा 60 अंश का। जब यहाँ हम निकालेंगे कि cos 3 थीटा बराबर ये 1/2 आया था तो ये होता है cos 60 का, तो cos से cos कैंसिल, अब 3 थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, तो ये कट जाएगा, कटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 अंश, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 अंश। इसके बाद है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जैसे किसी भी दो वृत्त हैं तो उनका परिधि हो जाएगा 2 पाई, और पहले का R1 और दूसरे का R2, तो ये दोनों का ये परिधि का फार्मूला होता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा, तो ये 3/2 हो रहा है, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी R1/R2 बराबर 3/2, तो यहाँ R1 का मान 3 और R2 का मान 2, और इसी तरह जब हम निकालेंगे पाई R² R1 और ये पाई R2², ये पहले का और ये दूसरे वृत्त का, तो इसका हो जाएगा ये पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 9 और ये 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9:4। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोले हैं, तो यानी अगर पहले ये एक अर्धगोला हो गया, इसका भी त्रिज्या आर है और एक अर्धगोला और है, इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो दो अर्धगोले हैं तो ये एक पूरा हो जाएगा अर्धगोला, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो एक वृत्त का हो जाएगा, तो वृत्त का होता है 4πr² हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है मीन, मीडियन, मोड, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों होते हैं, तो ये मानक विचलन है, ये नहीं होगा, इसका उत्तर यही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि 18 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, इसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, और 9 पूरी संख्या है तो 9 से भाग देंगे। ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सबको जोड़ करके और जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं। जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 28 8 36 36 और 9 हो जाएगा 45 और बटे में 9, तो 9 5 45 का उत्तर आ जाएगा 5। इसके बाद है कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, यानी समांतर माध्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर प्रश्न आते हैं हर बार। तो ये हो जाएगा 3 और माध्यिका दिया है गुणे 16 हो जाएगा, और माध्य है 15 तो 2 गुणे 15, तो ये 16 3 48 और -15 दूनी 30। अब इसको घटाएंगे, 48 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो इसकी माध्यिका अगर बताना है, माध्यिका के लिए हम 1 से 10 तक पूरा संख्या लिख लेंगे। तो 1 से अगर 10 तक लिखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सम संख्या आ गया, 10 संख्या है तो ये सम संख्या, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो बीच की संख्या होती है इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। तो 6 5 11 होगा, 11 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.5, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 5.5। इसके बाद अब वो हल करने वाला वर्णनात्मक प्रश्न आ गया, तो इसको देखेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में इसमें पहला है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करेंगे
तो जब भी अगर किसी भी संख्या को अगर दिखाना है कि नहीं वो अपरिमेय है, तो हम उसके लिए इसको मान लेते हैं। पहले इसको हल करते समय लिखते हैं कि 5 प्लस कर्ण में 3 को अगर हमको अपरिमेय से दिखाना है तो इसको दिखाएंगे कि माना कि ये संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ लिख देंगे कि परिमेय संख्या है। तो फिर जब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है तो ये 5 प्लस कर्ण में 3 जो होगा ये a बटा b के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ दिखा देंगे कि a बटा में b। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 5 को हम इस साइड भेज देंगे, ये कर्ण में 3 को बराबर कर देंगे और ये a बटा b माइनस 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो b कॉमन हो लसा लेंगे तो ये a माइनस 5b इस तरह से आएगा और कर्ण में 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एक पूर्णांक हो गया a माइनस 5b और ये बटा में b। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये कर्ण 3 के बराबर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कर्ण में 3 है यह एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसको दिखा देंगे कि कर्ण में 3 जो है अपरिमेय है। तो इसका मतलब कि a माइनस 5b बटे में b भी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये जो है कि हम माने थे इसको a बटा b जो माने थे कि ये परिमेय है, लेकिन यहाँ पे इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा कि 5 प्लस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हल कर देंगे इसको। फिर अगला प्रश्न है कि यदि काश a बराबर कर्ण में 3/2 है तो साइन 2a का मान निकालना है। तो साइन 2a तो ये होता है इसका मान। तो इसके लिए हमको साइन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये होता है 2 साइन a इंटू कास a। तो इसको सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय वाले में समकोण के द्वारा निकाल लेंगे। तो होता है कास में आधार बटा में कर्ण। तो इसका आधार हो जाएगा कर्ण में 3 और कर्ण हो गया 2। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको लंब का, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कि कर्ण बराबर जो होता है नहीं, लंब बराबर लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस ये आधार का वर्ग। तो ये जो इसका लंब है ये आ जाएगा कि 2 का वर्ग माइनस कर्ण में 3 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, इसका 3 का करेंगे एक, यानी आ जाएगा 3। ये 3 4 में से 3 घटाएंगे तो यानी इसका लंब आ गया 1। तो इस तरह से जब हम इसमें से साइन निकालेंगे तो साइन का मान हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। ये होता है लंब बटे में कर्ण साइन, और कास का तो कर्ण में 3/2 दिया ही है। तो इस तरह से साइन 2a का मान हो जाएगा 2 साइन a इंटू कास a बराबर 2 गुणे साइन का मान आ गया 1/2 और कर्ण में 3/2 ये कास का मान। इस 2 से 2 कट गया, 1 का गुणा करेंगे यानी इसका भी उत्तर आ जाएगा कर्ण में 3/2। ये इसका उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि, तो इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि जो आयतन होता है बेलन का आयतन, इसको लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जैसे ये कोई अगर बेलन है, ये बेलन हो गया, ये इसका ऊंचाई हाइट हो गया और इसका त्रिज्या जो है ये आर हो गया, तब इसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि उसके वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ जो इसका होता है वो होता है 2πr/h। तो जब 2πr/h हो गया और इसका त्रिज्या जो होता है वो r होता है, जो वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो इसके जो आधार का त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या इसमें r है। तो हमको दिखाना है कि इसका जो आयतन का 2 गुना हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 2πr/h इंटू आर, तो इसको जब गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 2πr² तो ये हो गया इसका आयतन और ये इसका हो गया 2 गुना, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस तरह से हम प्रूव करके दिखा देंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसकी संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि जो ये वर्गांतर है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से लिख लेंगे। और ये इसकी बारंबारता लिख लेंगे कि 2, 8, 30, 15 और ये 5। फिर इसके बाद यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे CI
वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि इसको जोड़ते चले जाते हैं। तो 8 2 10, पहले लिखेंगे 2, फिर इसमें जो जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 15 जोड़ेंगे तो ये 55 और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। तो इस तरह से इसका आ गया 60, ये टोटल ये 60 आ गया। अब इसके बाद इसमें तो इसमें माध्यिका का फार्मूला होता है कि माध्यिका बराबर हो जाता है कि लोअर लिमिट यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है इसमें से ये हो जाएगा, फिर प्लस ये ऊपर हो जाएगा n/2 माइनस संचयी बारंबारता CF और बटे में यहाँ हो जाएगा यफ ये, और फिर इसके बाद हो जाएगा गुणे h जो होता है ये इंटरवल होता है वर्ग अंतराल का। तो इसमें जो लोअर लिमिट होगा इसको और ये n/2 निकालेंगे तो सबसे पहले n/2 देखेंगे तो यन हो गया 60, तो 60 बटे में 2 यानी ये इसका 30 आ गया। तो इस 30 को हम लोग इस संचयी बारंबारता में देखेंगे इसमें, तो ये 30 जो है इस 10 के बाद आएगा यानी इस 40 वाले में इसमें आएगा। तो इसमें जब हम देखेंगे तो जो CF का मान हो जाएगा वो तो 10 हो जाएगा ये CF का मान, और जो इसमें F का मान होगा वो 30 हो जाएगा यानी जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता 30, और जो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से सबको रखेंगे और H का जो मान हो जाएगा यहाँ लिख लेंगे सबको कि L बराबर रखेंगे 20, n/2 का मान 30, CF जो रखेंगे वो 10, F का मान जो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, और H का मान जो होगा ये 0 से 10 यानी क्लास इंटरवल जो इसमें है वो 10 रखेंगे। 10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, तो इसमें 10 का अंतर हो रहा है, तो H का मान 10। अब इसको जब रखेंगे तो L का मान 20 प्लस n/2 जो है ये 30 है, और माइनस CF का मान जो है 10 है, और बटे में F भी हम 30 लिए हैं और गुणे 10। तो ये अगर 10 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और बराबर 20 प्लस 10 में से 3 घटाएंगे तो ये 20 बटे में 3, और ये 20 प्लस 20 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.33 करके आएगा ऐसे। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 26 ये 6 आएगा, 6.66 ऐसे आएगा। तो इस तरह से यहाँ बार लगा देंगे तो ये इसका माध्यिका हो गया। फिर अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए विभाजन का फार्मूला होता है कि XY बराबर यहाँ हो जाता है कि जो रेशियो होता है वो M1 और M2 है, अगर चाहे M है और N कुछ भी रख लेंगे, हम M1 M2 लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें कि M1 X1 माइनस अरे प्लस M2, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहले हम फिगर बना लेंगे एक, कि जैसे ये फिगर है ये A मान लेते हैं और ये B है, और ये जो बिंदु P है जो कि इसको विभाजित कर रहा है, तो ये A का निर्देशांक हो जाएगा -1 और 7, और B का हो गया 4 और -3, और जो ये विभाजन करने पे जो इसका रेशियो आ रहा है ये 2 और ये 3 है। तो इसके लिए और P का रेशियो हो जाएगा निर्देशांक XY है, तो ये हो जाएगा P बिंदु का कि PXY बराबर इसको मानते हैं M और ये N। तो इसका होता है कि M इंटू X2 प्लस N X1 और बटे में M प्लस N, और फिर इसके बाद दूसरा निर्देशांक हो जाता है कि M Y2 प्लस N Y1 और बटे में M प्लस N। तो इसमें जो M का मान है वो 2 है और N का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे X2 जो है यहाँ 4 है प्लस N का मान 3, और जो X1 है वो -1 है, तो गुणे -1 अब बटे में M प्लस N यानी 2 + 3। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिखेंगे तो M का मान 2 गुणे Y2 का मान -3, फिर प्लस N का मान है 3, और इसमें जो है Y1 जो है ये 7 है,
और बटे में 2 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 6 और प्लस 3 में माइनस से गुणा करेंगे तो ये -3 बटे में 5। और ये फिर हो जाएगा इसका कि 2 3 6 -6 और प्लस 7 त्रिके 21 बटे में 5। इसको हल करेंगे 6 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 3 तो 3/5 और ये आ जाएगा इसका 21 में से 6 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे में 5। तो इस तरह से जब इसको कटाएंगे तो 3/5 और ये 5×3=15, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि के किस मान के लिए k -1 2 1 4 5 एक्स रेखा पर होंगे। तो इसके लिए होता है कि जो त्रिभुज का फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये 0 होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये संरेख हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का कि 1/2 और फिर ब्रैकेट में होता है कि x1 फिर y2 - y1 फिर प्लस x2 फिर y2 - y3 और ये y3 - y1 फिर इसके बाद होता है प्लस x3, ये होता है y1 - y2। तो अगर इसका मान अगर 0 हो जाता है तो ये संरेख होती हैं। तो यहाँ पे बिंदु हैं k